Hi everyone, welcome back to this channel. तो वेलकम टू लक्ष्य सीरीज़ पार्ट 14। आज हम इकोनॉमी के मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जो आप जनरली ना रीड करके नहीं समझ सकते। अगर मेरा इन इकोनॉमी की जो मैं कुछ 2-4 वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्विक रिविजन, उसका मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको ना मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो एटलीस्ट आप इकोनॉमी की अगर डायरेक्ट रेपो रेट पे क्वेश्चन आ गया है ना, मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया, तो वो आप कर पाओगे अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट मैं जल्दी रिविजन के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो उसके बाद आई ट्राई टू बिंग कि भाई एक मैं सीक्वेंस में आपको सारा ही करा दूँ, बट अभी के लिए बस क्विक रिविजन। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो एक ये चीज़ कि सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। देखो आपको पता है कि भाई हमारी जो है एक आरबीआई होती है, उसके बाद हमारी नीचे जो है सारे बैंक्स होते हैं जो आरबीआई से या तो लोन लेते हैं, ठीक है, या फिर मनी डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो उस पूरी टर्म से रिलेटेड है ना, इसी चीज़ को तो मैनेजमेंट ऑफ मनी या मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो यार एक टर्म है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी में दो तरह की टर्म्स हम पढ़ते हैं, एक होती है टाइम लायबिलिटी, एक होती है डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, टाइम लायबिलिटी का मतलब है, जैसे कि इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि जिसमें टाइम लगने वाला है। जैसे कोई भी लायबिलिटी है बैंक के ऊपर, जो लायबिलिटी वो होती है जिसमें उनको पैसे वापस करने होते हैं। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जो कि आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ टाइम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, तो वो एक टाइम लायबिलिटी हुई। डिमांड लायबिलिटी क्या है, जो आप एट एनी मोमेंट वो पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए आप निकाल सकते हो उन पैसों को। ठीक है, तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं ना, वो आपकी डिमांड लायबिलिटी में आते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ये कॉन्सेप्ट हो गया जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक कई बार नैरो मनी और ब्रॉड मनी का क्वेश्चन आता है। नैरो मनी और ब्रॉड मनी में पता है क्या होता है? पहली बात तो आप ये समझो कि नैरो मनी वो मनी है जिसमें कि जो लिक्विडिटी है ना बहुत ज़्यादा होती है। आप लिक्विडिटी समझ रहे हो? लिक्विडिटी वो कि वो पैसे जो एकदम से निकाले जा सकते हैं। जैसे ये बैंक है ना, और हमने कोई भी फिक्स डिपॉजिट किया है, तो फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता ना, एकदम से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर कोई पैसे हमने करंट अकाउंट में रखे हैं, वो पैसे एकदम से निकाले जा सकते हैं, है ना, तो वो लिक्विड ज़्यादा हो गया और एफडी लिक्विड कम हुई। उसी बेसिस पे दो तरह की मनी है जो अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो दो तरह की मनी आती है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी में दो मनी आती है, M1 M2 M3 M4, और हो सकता है वो आपको डायरेक्टली M1 M2 के बारे में पूछ ले। तो यार हमें याद पता है क्या रखना है, क्वेश्चन किस पे आएगा? क्वेश्चन आएगा M1 में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सबसे पहला तो जो एक है करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब जो हमारे पास, आपके पास, मेरे पास जो नॉर्मल करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो रोज़मर्रा की नीड के लिए या फिर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जो हमारे पास कैश पड़ा होता है वो, प्लस जो बैंक्स में हम डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, वो एक करंट अकाउंट में और एक सेविंग्स अकाउंट में, है ना। सेविंग्स अकाउंट में हमें कुछ परसेंटेज मिलता है ना, 2-3%, वो तो डिमांड डिपॉजिट्स की मनी प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन वो हमारा बनाता है M1। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन है, प्लस जो हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो जब दोनों को ऐड करते हो तो बनती है M2, और ये दोनों ही नैरो मनी में आते हैं। दूसरा है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में जो M3 होता है ना, M3, उसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर हमने जो डिमांड डिपॉजिट रखा है, जो हमने टाइम डिपॉजिट रखे हैं। टाइम डिपॉजिट समझ रहे हो? अब जो मैंने अभी बताया आपको, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो हमने फिक्स डिपॉजिट रखे, है ना, दूसरा हमने डिमांड डिपॉजिट रखे, आप उन दोनों को ऐड कर दोगे और करेंसी इन सर्कुलेशन को ऐड कर दोगे तो हमारा M3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद M4 होता है जब आप पोस्ट ऑफिस को, मतलब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को और कमर्शियल बैंक के डिमांड और टाइम डिपॉजिट को सबको आप ऐड कर दोगे, तब आपका बनेगा हमारा M4 बस। और इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एकदम से कैसे निकाल पाओगे? सोचो, अगर आपका किसी में डिमांड डिपॉजिट है और मतलब और जबकि आपका एक सेविंग अकाउंट है, तो ऑब्वियसली बात है ना, आप सेविंग अकाउंट में एकदम से पैसे निकाल सकते हो एज़ कम्पेयर टू टाइम लाइबिलिटीज़। तो इसीलिए जो M1 है ना, M1 वो हमारा सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, जबकि जो M4 है जो सबसे कम लिक्विड होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा M4 में होती है और सबसे कम M1 में होती है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा हमें। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि M0 मनी या रिजर्व मनी या गवर्नमेंट मनी या हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? तो यार जो सारी करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, प्लस
जो भी बैंकर्स आरबीआई में पैसा रखवाते हैं, ठीक है, और जो भी बैलेंस पड़ा होता है आरबीआई के पास, वो होती है गवर्नमेंट मनी, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी, ठीक है। एक ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब असेट से समझते हो क्या होता है? असेट मतलब वो होता है जो आपको इनकम जनरेट करके देता है। तो अब बैंक के लिए असेट क्या होगा? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारे होते हैं हमारे असेट्स। इसमें आप रुपी कॉइन भूल सकते हो, वो ज़रूर ध्यान रखना। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि आप समझो कि फॉरेन सिक्योरिटी पता है क्या होती है? जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है ना, आप सिर्फ सिक्योरिटी से क्या समझते हो? मान लो एक नॉर्मल रिटर्न में लिखा हुआ कागज़ है जिसमें ये लिखा है कि भाई मैं आपसे 2 करोड़ रुपए लोन ले रहा हूँ और इस दिन को वापस कर दूंगा। या फिर गवर्नमेंट ने इश्यू की गई सिक्योरिटी जिसके भी गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए तुम दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 8% इंटरेस्ट पे 1 साल बाद इतने 1 करोड़ के 8% मिला के वापस कर दूंगा। मतलब एक रिटर्न लेजिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा इशू की गई कोई भी रिटर्न में एक प्रॉमिस एक तरह से कि वो एक आफ्टर अ सर्टन टाइम वापस कर देगा। अब इसको नॉर्मल जैसे शेयर है, शेयर में भी तो आप ऐसे ही करते हो ना। जैसे मान लो आपने कोई बॉन्ड खरीदा और कुछ टाइम के बाद आपने वो बॉन्ड को बेच दिया, तो फिर आपको उसका कुछ सर्टन अमाउंट मिल जाता है, प्लस आपको जो उसका इंटरेस्ट वगैरह होता है वो मिल जाता है। तो वही जब गवर्नमेंट इशू करता है ना, तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट ये चीज़ क्यों इशू करता है? क्योंकि उसको भी अपने मतलब गवर्नमेंट को कई बार नीड होती है ना कि भाई अर्जेंट उसको कैश चाहिए, मतलब अर्जेंट पैसे चाहिए जो उनको आगे डेवलपमेंट में लगाने हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिक में सिक्योरिटी इशू करती है या फिर बैंक के साथ डीलिंग्स करती है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है। बस इतना आप अभी के लिए समझ लो। उसके बाद एक होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो M3/M0 है। M3 और M0 क्या है? जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर जो है वो 1/R यानी कि 1 बाय कैश रिजर्व रेशो होता है। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, एक फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व मतलब अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। ये फिलिप्स कर्व है जो एक साइंटिफिक मतलब एक इकोनॉमिक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। बस एक अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो। मैं रिवीजन करा रही हूँ ना, रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं यार। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में ना जाकर ऊपर से जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, अभी वो समझ लो, तो वो बहुत अच्छा आपको फाइनल अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप क्लिक कर पाओगे उस पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका एक क्वेश्चन है ना वो है, हाँ अब देखो, जो आरबीआई है, आरबीआई, ठीक है, या गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट तो फिस्कल पॉलिसी लेके आती है जिससे कि वो स्कीम्स वगैरह या फिर स्टेट में कितने पैसे देने हैं या फिर किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, उस पॉलिसी के थ्रू लेके आती है। अब जो आरबीआई है ना, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई समझो आपकी जो भी मेन हमारी इकोनॉमी में जितना मतलब जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है या रेपो रेट चल रहा है, रेपो रेट भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूज़ करती है, ठीक है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली बनाई जाती है जो कि 6 मेंबर स्टैट्यूटरी कमेटी के थ्रू बनती है, ठीक है, जिनके आरबीआई के जो गवर्नर है वो हेड होते हैं। अब वो किस तरह से उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? तो यार सबसे पहले जो टूल्स है ना वो है हमारे CRR और SLR, ठीक है। अब वेरिएबल रिजर्व रेशो या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, अब उसमें भी यार देखो, सबसे पहले जो CRR और SLR है ना, हाँ तो ये 2 टर्म्स हैं। अब देखो, पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि CRR और SLR क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट इस टूल्स को कैसे यूज़ करती है या गवर्नमेंट इन टर्म को कैसे यूज़ करती है मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हैवी है क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट और पूरा चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब थोड़ा बार बार इसको एक बार ही देखना आपको, लेकिन समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी है ये। आप डायरेक्ट उसको रिलेट कर सकते हो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमी जो प्रेजेंट चल रही है उससे, ठीक है। तो ये जो CRR एक टर्म है ना, वो सबसे पहले ये टर्म है कि हमारे बैंक्स को कुछ परसेंटेज आरबीआई में रखना पड़ता है, मतलब कुछ अमाउंट है जो बैंक्स को आरबीआई में रखनी पड़ती है, ठीक है। उस टर्म को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अब ये सबसे पहले आरबीआई के साथ रखी जाती है अमाउंट, इसके ऊपर बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता,
ये जो बैंक्स हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता इससे, ठीक है। और ये क्यों बैंक जो है उनको रखना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई 1934 जो एक्ट है ना उसके अंदर आरबीआई के पास पावर है इसको चेंज करने की, पहली बात तो। और बैंक जो है वो लायबल हैं कि उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। और आरबीआई जो है वो कोई भी अमाउंट ऑफ सीआरआर इंश्योर कर सकता है। ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो ख़राब नहीं होगी, उसी रेंज में करेगा और इसीलिए करेगा कि जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो उनको सीआरआर रखना पड़ेगा। अब जो एसआरआर है वो होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो। ये भी वो अमाउंट है जो बैंक को साइड पे रखना पड़ता है, पहली बात तो ये। लेकिन हमें ये डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि भाई सीआरआर से क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये कि बैंक जो है वो लिक्विड असेट यानी कि कैश, गोल्ड और ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में रखता है जो एसआरआर है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है, मतलब इस फॉर्म में रखता है। पहली बात तो कितना परसेंटेज बैंक को साइड करना पड़ेगा एसआरआर, तो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। उसके बाद क्या ये अमाउंट आरबीआई के पास रखी जाती है? तो नहीं, ये जो है वो बैंक अपने पास ही रखता है। लेकिन ये जो अमाउंट है वो किसी को लोन नहीं दे सकता, या फिर अगर दे सकता है तो आरबीआई के हिसाब से या उसके ही पर्टिकुलर जो होते हैं ना प्रोविजंस के हिसाब से ही दे सकता है, ठीक है। ओके, अब ये कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और लीगली ये 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 40% किसका? तो एक टर्म होती है एनडीटीएल, ठीक है। मतलब बैंक के पास बेसिकली आप इतना समझ लो, जो बैंक के पास टोटल अमाउंट मनी पड़ी हुई है एट डिपॉजिट और एट एक्सपेंस, उसका 40% जो है 40% जो है ना वो जो हमारा बैंक है वो 40% से ज़्यादा कभी भी एसआरआर में नहीं रख सकता, ठीक है। ओके, एक होता है वर्ड इंक्रीमेंटल एससीआरआर, जो आप नहीं मतलब इतना डीप पे नहीं आएगा, बट ये वर्ड तो तब यूज़ हुई थी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तब क्या हुआ था ना कि बैंक को इतना ज़्यादा उनके पास लिक्विडिटी हो गई थी कि 100% ही आरबीआई के पास मतलब रखने का उनको गाइडलाइन आया था। इस चीज़ को बोलते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर, जिससे कि अर्जेंट जो है वो इन्फ्लेशन वगैरह ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद है कुछ टर्म्स, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स में कुछ रेट्स आते हैं, है ना। तो वो रेट्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा? सबसे पहले तो ये आ सकता है कि भाई बैंक रेट कितना होता है या उससे क्या होता है। दूसरा, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है या रेपो रेट है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप रेपो रेट समझो। रेपो रेट पता है क्या होता है? अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो जैसे आरबीआई है हमारा, ठीक है। आरबीआई नॉर्मल बैंक्स को लोन देता है। अब वो किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, ठीक है, तो वो होता है हमारा रेपो रेट, ठीक है। बैंक मान लो कि कुछ लोन लेता है, मान लो 100 करोड़ का या कितने का भी, तो कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, वो होता है रेपो रेट। और ये रेपो रेट डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट डालता है हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर। कैसे डालता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो आरबीआई ने रेपो रेट 4% डिसाइड कर रखा है, ठीक है, और वो बाद में बढ़ाकर 5% कर दे रेपो रेट को, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इन बैंक्स के बाद लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पर, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होती है? जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। और इस डिमांड को कम करने के लिए बेसिकली लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और जब इन पैसों को कम करने के लिए या इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए बैंक जब रेपो रेट, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंक के पास जो मॉनेटरी अमाउंट है ना, मतलब जो एक्चुअल में कैश अवेलेबल है, वो कम हो जाता है। उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। बस अब इतना समझ लो एक बार के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए तो रेपो रेट क्या हुआ? बेसिकली जब आरबीआई ने जिस इंटरेस्ट रेट पे बाकी बैंक्स को लोन दिया है ना, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब देखो, एक ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आप एसएलआर कोटा में सिक्योरिटीज़ रखते हो, उसको आप कभी भी मतलब आप उसको लोन नहीं दे सकते हैं, है ना। उन सिक्योरिटीज़ को मतलब उन सिक्योरिटी के बेसिस पर आप कभी जो आरबीआई से लोन नहीं ले सकते। लेकिन कुछ सिचुएशन तो ऐसी होगी ना, अर्जेंट सिचुएशन, जब आपको एसएलआर की ही सिक्योरिटीज़ बचेंगी आपके पास और उसी बेसिस पे आपको लोन लेना पड़ेगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ है। उस चीज़ को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लेकिन अब अगर आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है और उसमें वो एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, तो आपको लगता है वो सिर्फ रेपो रेट या सिर्फ सिंपल जो रेपो रेट है उसके बेसिस पे आपको लोन दे देगा? नहीं, रेपो प्लस कोई भी एक सर्टेन परसेंटेज जो आरबीआई डिसाइड करेगा, उस बेसिस पर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देता है जिनमें वो एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं।
बस दैट इज़ इट। इसको आप बार बार दिमाग में लाओ, रिविजन करो और थोड़ा समझो कि मैंने क्या बोला। एमएसएफ और रेपो रेट में यही डिफरेंस है कि एमएसएफ का परसेंटेज ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एसएलआर कोटा की सिक्योरिटीज़ बैंक यूज़ कर सकता है आरबीआई से लोन लेने के लिए। बस दैट इज़ इट। और इसी पे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसे जो मैंने आपको अब तक बताया है ना, उसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई अगर बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से, अगर आउटसाइड एसएलआर है तो आपको रेपो पे मिल जाएगा, अगर एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज़ करनी है तो आपको एमएसएफ पे लोन मिलेगा, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या होगा, मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आरबीआई को मतलब वो सक करनी, लिक्विडिटी सक करनी है या फिर उसको पैसे चाहिए, है ना। तो हो सकता है ना भी आरबीआई को लोन चाहिए हो या फिर लोन नहीं चाहिए हो, तो एटलीस्ट उसको मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो। तो जब आरबीआई जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेता है तो उस चीज़ को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब समझो कोई बैंक है और वो आरबीआई को पैसे दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो किसी परसेंटेज पे देगा, तो उस किसी इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो इस इंटरेस्ट परसेंट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। पहली चीज़ तो ये हो गई। और वो भी तब जब कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन हो रहा है। लेकिन अगर वो आरबीआई को पैसे देता है बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लेन देन के, है ना, तब उस चीज़ को बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बेसिकली इसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में रिवर्स रेपो रेट का गेम होता है, लेकिन विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बस मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है और यहीं से ही क्वेश्चन आता है बार बार। आप इसी को रिवाइज कर लो, आपको कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा इसी से ही आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हो गया। हाँ, 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको एसडीएफ बता दिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसमें कि रिवर्स रेपो रेट का गेम होता है विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोलेटरल। उसके अलावा एक टर्म आती है जो एक ओएमओ होता है, ठीक है, और एक होता है एमएसएस। हाँ जी, तो जो हमारा ओएमओ होता है ना, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ना यार, वो भी गवर्नमेंट जो है वो सेम चीज़ कर सकता है, मतलब उससे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर ट्रेजरी बिल्स है। ट्रेजरी बिल्स आई टेल यू कि आगे क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स को बाय या सेल करता है आरबीआई, जिससे कि जो लिक्विडिटी है, मतलब मार्केट में जो पैसा है, या तो वो उसको सक कर ले या फिर उसको इंजेक्ट कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट ओपनली बाय या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन पब्लिक, उस चीज़ को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो एमएसएस होता है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एक गवर्नमेंट मतलब एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विडिटी को सक करने के लिए। बस दैट इज इट। बस ये ध्यान रखना, मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मतलब यूज़ करता है आरबीआई, सेल करता है ताकि लिक्विडिटी को कम किया जा सके, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि एमएसएस क्या है, ओएमओ क्या है या एसडीएफ क्या है, सिर्फ टर्म आ जाएगा। कभी सीजीएल में ये नहीं चीज़ पूछी जाएगी कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, है ना, ऐसा तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं। आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है, वो भी 5 सेकंड के बीच में। तो ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ वो ऊपर से पूछने वाला है, तो आपको बस ये टर्म समझ में आ गई ना इतनी, तो आप वो एक सिंपल क्वेश्चन का भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें बस ये ध्यान रखना कि वो है रेपो ऑपरेशन से ही, लेकिन रेपो ऑपरेशन जनरली 14 दिन के लिए होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ना 1 या 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है। ट्राई पार्टी रेपो इट्स नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टर्म। मार्जिनल स्टैंडिंग स्टेबलाइजेशन स्कीम मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक टर्म होती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब ही यही है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है ना, मतलब जो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज़ करती है, उसी चीज़ को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो स्टरलाइजेशन टर्म पूछी जा सकती है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड है और मनी सप्लाई कंट्रोल से रिलेटेड है, बस, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आएगा इस वाले इससे कि जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, और वो किस बेसिस पे टाइप होते हैं, तो क्या वो शॉर्ट टर्म है, मतलब टाइम के बेसिस पे, बेसिकली कि टाइम के बेसिस की भी वो 1 साल से कम की सिक्योरिटी है या 1 साल से ज़्यादा की सिक्योरिटी है, क्या वो बिजनेस ने, एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने इशू करी है या फिर गवर्नमेंट ने इशू करी है, तो उस बेसिस पे ना अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं।
अब वो पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है और कौन सी कॉर्पोरेट इशू करता है, कौन सी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म है और कौन सी लॉन्ग टर्म वाली होती है, बस। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म मतलब ये नहीं कि एक दिन शॉर्ट टर्म, नहीं, शॉर्ट टर्म होता है 1 साल और 1 साल से ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें गवर्नमेंट की कौन सी सिक्योरिटी आती है, तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, नाम याद रखने हैं आपको क्योंकि डायरेक्ट नाम पे ही क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं कोई मांगेगा। वो बोलेगा आपसे कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करो, इन 4 में से कौन सी है, तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये है गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म, ठीक है। और कॉर्पोरेट की शॉर्ट टर्म क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स एंड प्रोमिसरी नोट्स। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सॉवरेन बॉन्ड्स, ठीक है। और कॉर्पोरेट की लॉन्ग टर्म क्या है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। बॉन्ड से समझते हो आप, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट ने कोई भी बॉन्ड इशू किया जो कि नॉर्मल हम लोग खरीद सकते हैं जाके, और वो कॉर्पोरेट प्रॉमिस करता है कि भाई 3-4 साल फलाने साल के बाद जाकर मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे कर दूंगा, करते हैं ना। और कई बार पॉन्जी स्कीम में लोग फंस भी जाते हैं, तो वैसे कॉर्पोरेट इशू करता है उस चीज़ को बॉन्ड्स बोलते हैं, और गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। कॉर्पोरेट का जो शॉर्ट टर्म है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स या प्रॉमिसरी नोट्स, बस दैट इज इट। उसके अलावा इन्वर्टेड यील्ड कर्व जो है वो आपसे इतना नहीं पूछेगा। नेगेटिव बॉन्ड यील्ड पूछ सकते हैं कि मतलब जब इन्वेस्टर यील्ड जो है वो नेगेटिव हो जाए उसको बोलते हैं मतलब नेगेटिव बॉन्ड यील्ड। क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं या सिलेक्टिव टूल्स भी होते हैं। मतलब क्वालिटेटिव सिलेक्टिव टूल्स मतलब क्या, कि जब आरबीआई को मनी सप्लाई चेंज करना है लेकिन वो क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ नहीं कर रहा, वो मोरल सुएशन यूज़ कर रहा है। मोरल सुएशन मतलब कि भाई वो बैंक को बोल रहा है कि तुम जो आगे एक मैं आपको टर्म बताऊंगी, जैसे एक प्रोविजनिंग की टर्म होती है या फिर पीएसएल की टर्म होती है ना, कि मतलब वो कोई भी जो बैंक है कोई सर्टन गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आरबीआई उसको मोरल सुएशन के थ्रू गाइड करेगी कि भाई यू हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस, ठीक है, तुम्हें ये मनी सप्लाई चेंज करने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही है। तो वो जो मोरल सुएशन होता है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में आता है, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। आप इसको थोड़ा बार बार रिवाइज करो क्योंकि आई नो ये अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक बार आप बने रहोगे ना और बार बार आप थोड़ा रिवाइज करोगे तो फिर डिफिकल्टी नहीं, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा इस सब्जेक्ट में। बिकॉज यही तो सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। और फाइनल में आप जीके में से भी आप श्योरिटी से 1-2 क्वेश्चन टिक कर सकते हो इससे, इन कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ओके, अब मैं बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू।